दोस्तों, बांग्लादेश में इतिहास का सबसे हिंसक आंदोलन चल रहा है, जिसमें अब तक तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह ऑफिशियल आंकड़ा है, जबकि अनऑफिशियली ये नंबर बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादातर इसमें शामिल हैं स्टूडेंट्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के खिलाफ। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना के डिक्टेटरशिप रवैये के चलते ये हिंसक मोड़ ले लेते हैं। देश भर में इंटरनेट सर्विसेज, सोशल मीडिया हैंडल्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। स्कूल, कॉलेजेस और रेलवे लाइंस सब बंद कर दिए जाते हैं। प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करने के लिए देश भर में बड़े पैमाने पे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को डिप्लॉय कर कर्फ्यू लगाकर शूट एंड साइट के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इन्हीं सब के चलते 4 अगस्त को रूलिंग पार्टी अवामी लीग के सपोर्टर स्टूडेंट्स के साथ भिड़ जाते हैं, जिसमें लगभग 90 से 100 लोगों की एक ही दिन में मौत हो जाती है। इनमें से कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पुलिस और आर्मी का सामना करते हुए गुस्साए प्रदर्शनकारी 5 अगस्त को ढाका चलो के नारे लगाते हुए अंतिम लड़ाई के लिए पीएम भवन यानी गढ़ भवन में एंटर होते हैं, शेख हसीना के इस्तीफा की मांग करते हुए। मजबूरन शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है और देश छोड़ अपनी बहन रिहाना के साथ इंडिया में लैंड करती हैं। इसी बीच बांग्लादेश के मिलिट्री जनरल वकरुज्जमान टीवी पे अनाउंस करते हैं कि देश की आर्मी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, जिसको हेड करेंगे नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस। ये वही शख्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक, माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। तो आइए जानते हैं कि अचानक से इस तख्तापलट के पीछे क्या रीजंस थे। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पिछले 15 सालों से सत्ता में रही शेख हसीना को देश छोड़ भागना पड़ा। इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इस पूरी सिचुएशन का इंडिया पे क्या रेमिफिकेशंस होंगे, क्या इन सब के पीछे दूसरे मुल्कों का कोई रोल है। तो चलिए जानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में अंत तक बने रहें। प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है 5 जून 2024 को आए बांग्लादेश हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद, जिसमें कहा जाता है कि बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में 30% कोटा जो कि दिया जाता है बांग्लादेश के 1971 वॉर के फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस को उसको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा बांग्लादेश के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आज़ादी से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान। उस समय ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशंस होते थे। ईस्ट पाकिस्तान में मात्र 10% से कम लोग उर्दू बोलते थे, फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज किया। इसके अलावा किसी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी, फिर चाहे वो भुखमरी हो या साइक्लोन जैसे डिजास्टर। साल 1970 में हुए इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, जिसके लीडर थे शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, मेजॉरिटी हासिल करते हैं और सरकार बनाने के दावेदार होते हैं। ये बात वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पसंद नहीं आती कि कोई ईस्ट का लीडर पीएम बने, तो वो इलेक्शंस को ही एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और ईस्ट पाकिस्तान में मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। इसके रेस्पॉन्स में शेख मुजीबुर रहमान वेस्ट पाकिस्तान से आजाद होने का आंदोलन शुरू करते हैं। इसी के दौरान वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर भारी मात्रा में अत्याचार करती है, जिसमें लाखों लोगों का जेनोसाइड कर दिया जाता है। करीब 1 करोड़ रिफ्यूजीज को इंडिया में शरण लेनी पड़ती है और करोड़ों इंटरनली डिस्प्लेस्ड होते हैं। इसी के बाद था कि 1971 की लिबरेशन वॉर होती है, जिसमें इंडिया ईस्ट पाकिस्तान की मदद करता है, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बनता है। जिन लोगों ने इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स का मेजर रोल है इस इंसिडेंट्स को समझने के लिए। अब बात करते हैं बांग्लादेश के रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में। हमारे इंडिया की तरह यहाँ कास्ट के बेसिस पे नहीं, बल्कि स्पेसिफिक ग्रुप के बेसिस पे सीट्स को रिजर्व किया जाता है, जिसमें 30% कोटा है फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस के लिए। बाकी अलग अलग सेक्शंस को मिलाकर टोटल 56% रिजर्वेशन है। बाकी बची 44% सीट्स ही मेरिट बेस्ड हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स का कोटा ही पूरी कहानी में कॉज ऑफ कंसर्न है। इसकी शुरुआत मुजीबुर रहमान ने 1972 में की थी। स्टार्टिंग में ये 80% तक था, लेकिन वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखा गया था। समय के साथ साथ इसमें सुधार किए गए। साल 1997 में फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन और साल 2010 में उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए भी प्रावधान लागू कर दिया गया। इसके बाद से बहुत सारी याचिकाएं डाली गईं इस कोटा में रिफॉर्म करने के लिए। साल 2018 में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने रिजर्वेशन सिस्टम को चैलेंज करने वाली सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें
के बाद प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। उस वक्त शेख हसीना सभी प्रकार के कोटा सिस्टम को रद्द करने का फैसला लेती हैं। लेकिन 5 जून 2024 यानी पिछले से पिछले महीने हाई कोर्ट इस 30% कोटा सिस्टम को अलाउ कर देता है। इसके बाद से ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। शुरुआत में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ये एलिगेशन लगाते हैं कि शेख हसीना की रूलिंग पार्टी अवामी लीग डिस्क्रिमिनेशन करती है रिक्रूटमेंट में और फेवर करती है जो उनके पार्टी से जुड़े होते हैं। 15 जुलाई को हसीना एक बयान देती हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स को रजाकार्स करके संबोधित करती हैं। रजाकार्स लिबरेशन वॉर के टाइम वो लोग थे जो वेस्ट पाकिस्तान के साथ थे, यानी एक तरीके से बांग्लादेश के दुश्मन। स्पीच में हसीना कहती हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें उनका कोई रोल नहीं, प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर फहीम फारूकी का कहना है कि हम लोग सिर्फ कोटा सिस्टम में रिफॉर्म लाने को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि इसको खत्म करने को। हम चाहते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है बस उसको खत्म करके मेरिट बेस्ड सीट्स बढ़ाई जाएं। लेकिन शेख हसीना का तानाशाही तरीके से अपने देश के युवाओं से निपटना उन्हें महंगा पड़ता है और एट द एंड उन्हें कुर्सी छोड़ देश से भागना पड़ता है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोटा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली वजह है देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, करप्शन और इस तरीके का गवर्नमेंट द्वारा ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। ढाका ट्रिब्यून के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग बांग्लादेश की टोटल आबादी लगभग 17 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ अनएम्प्लॉयड हैं। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग रिजर्वेशन के चलते आसानी से गवर्नमेंट जॉब ले जाते हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सिविल सर्विसेज का पेपर लीक होना भी एक बड़ा कारण है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के पीछे। जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स का मानना है कि इस तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। शेख हसीना के अमेरिका के साथ रिश्ते ज्यादा खास नहीं थे। सत्ता में वापस आने से ठीक 2 महीने पहले उन्होंने एक चौंका देने वाला बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक व्हाइट कंट्री उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक मैसेज मिलता है जिसमें था कि अगर वो चाहती हैं कि इलेक्शंस आसानी से जीतें तो वो बांग्लादेश में एक एयरबेस बनाने की अनुमति दें। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। करंट गवर्नमेंट के लिए तो लोगों का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन देश के सबसे महान व्यक्ति मुजीबुर रहमान के स्टैचू को इस तरह वेंडलाइज करना कहीं ना कहीं बाहरी ताकत का हस्तक्षेप का संकेत देता है। इसके अलावा बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स को बैक करने वाले जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर को पाकिस्तान के ISI और चाइना का सपोर्ट हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक इंटेलिजेंस के ऑफिशियल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। जमात इस्लामी बांग्लादेश का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसका काम है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाना, हिंदू माइनॉरिटीज पे अत्याचार और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को स्प्रेड करना। इसका फायदा पाकिस्तान और चाइना को होगा क्योंकि शेख हसीना इंडिया के काफी करीब थी। इस बात का जश्न पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। इंडिया के चैलेंजेस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फिर से बढ़ सकती है, उल्फा जैसे ग्रुप्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। दूसरा चैलेंज रिफ्यूजीज क्राइसिस जैसे कि 1971 में हुआ। खबर ये भी आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस, मंदिरों में तोड़फोड़ होना शुरू हो गई है। इकोनॉमिकली भी बांग्लादेश वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में, जिसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाली गवर्नमेंट का क्या स्टांस होता है। शेख हसीना के बेटे का तो बयान ये आया है कि बांग्लादेश जल्द ही नया पाकिस्तान बन जाएगा। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि सरकार किसी की भी बने, अगर वो बांग्लादेश के लोगों के हित में काम करेगी तो इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में ही उसकी भलाई है। तो दोस्तों, बहुत ही डिटेल में हमने पूरे मुद्दे को डिस्कस किया। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत ही रिसर्च करके बताई हैं। इसमें मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है। वीडियो आपने एंड तक देखी होगी तो ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान दें। बाकी मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।